Hello friends, welcome to our YouTube चैनल गुडविल जीएस एंड इंग्लिश ज्ञान गंगा। और आज हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर आए हैं आपके समक्ष, और वो है अर्थव्यवस्था, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक। और भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक दिया है, और किस में दिया है? भारतीय अर्थव्यवस्था हमको पेट के अंतर्गत पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था को। और हालांकि दिया तो उसमें ब्रॉड में है, लेकिन 2-3 प्रश्न संभावित हैं, आ सकते हैं, लेकिन केवल पेट के दृष्टिकोण से ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यह निश्चित नहीं है। मतलब हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि केवल पेट के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, लेकिन पेट स्पेशल के लिए है, अर्थात पेट के लिए है, तो आप जो है पेट के दृष्टिकोण से भी पढ़िएगा, और उसके बाद आने वाले एग्ज़ाम में भी ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि बार बार कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। इसमें कुछ तथ्य हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतिहास से रिलेटेड भी हैं जो पूछे गए हैं। तो लिखा है, ये इतिहास से संबंधित ही है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी स्वतंत्रता मिली तो इससे पहले के समय में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसी थी। ठीक है, तो कैसी थी और कैसी नहीं थी, ये हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद कुछ आप नोट्स बनाइएगा। सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बना लेते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए ये समझिए कि हमने नोट्स बनाया हुआ है, और उसी नोट से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक, चाहे आप इसको कहानी समझ सकते हैं। तो 15 अगस्त को, यानी 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज़ भारत को भारतीयों के हाथ में सौंप कर गए, तब भारतीय अर्थव्यवस्था जो पूर्व काल से ही 90% कृषि पर आधारित थी, टूट चुकी थी। ठीक है, यानी 90% जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? कृषि पर। और जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने इसका इतना दोहन कर लिया था, भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन कर लिया था, कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एकदम मरणासन अवस्था में थी, टूट चुकी थी, यानी कुछ बचा ही नहीं था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को एक निर्यातक देश के रूप में ही स्थापित किया, निर्यातक देश के रूप में स्थापित किया, तथा आयात वो उन्हीं वस्तुओं का करते थे जो भारत में बनती थी। ठीक है, और वे अपने देश में ले जाकर उन्हीं वस्तुओं को बनाते थे, कच्चे माल ले जाते थे और तैयार माल लेके आते थे और बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी दूसरे देश को इन्वेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं थी, और ना ही यहाँ पर जो है अंग्रेज़ किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते थे, वे उत्पादन अपने देश में करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो आय के साधन थे वो सारे के सारे रोक दिए गए थे, रुक गए थे। तो 90% अर्थव्यवस्था जो है केवल कृषि पर ही आधारित थी, और भारत के लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुधारना था। यानी जब भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज लोग गए यहाँ से, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी इसको पुनः पटरी पर लाना था, और इसको करने के लिए किसे आगे आगे आना था? जो भारतीय नेता थे तत्कालीन, या भारत के लोग थे, भारतीय जनता थी, उनको मिलजुल कर काम करना था, और जो है अनेक क्षेत्रों में सुधार करना था। जैसे कृषि सुधार हो गया, यानी पूरी तरह से दोहन वाली नीति अपनाई थी अंग्रेज़ों ने, तो हाँ, कृषि में बहुत सारी खामियां आ गई थी, तो कृषि सुधार हो गया था, औद्योगिक सुधार हो गया था, और उद्योग बंद पड़ गए थे। जैसे हथकरघा उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे लघु उद्योग थे, भारत में बहुत प्राचीन समय से चल रहे थे, तो उन सबको जो है बहुत हानि हुई थी और बंद पड़ गए थे अंग्रेज़ों के कारण। और सेवा क्षेत्र में भी सुधार करने की आवश्यकता थी। सेवा क्षेत्र का मतलब जो है सर्विस सेक्टर, नौकरी वाला। ठीक है, और सुधार करना था, लेकिन चुनौतियाँ कम नहीं थी। यानी चुनौतियाँ, ये जो समस्याएं पैदा करके गए थे अंग्रेज़, दोहन करने के कारण भारत के पास पैसा भी नहीं था कि वो किसी क्षेत्र को सुधार करने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए या निवेश करने के लिए धन भी चाहिए, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उस समय। चलिए आगे देखते हैं।
अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक शासन की स्थापना भारत में की थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक शासन की स्थापना भारत में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक कच्चा माल प्रदाता तक ही सीमित करना था या सीमित रखना था। यानी अंग्रेज़ों ने भारत में एक ऐसी शासन प्रणाली अपनाई जिसे औपनिवेशिक शासन कहा गया। औपनिवेशिक का मतलब है कि भारतीयों के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन रहेगा। ठीक है, अंग्रेज़ों का शासन रहेगा, भारतीय काम करेंगे, लेकिन लाभ कौन लेगा? लाभ अंग्रेज़ लेके जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज़ जो है अपने देश में, ब्रिटेन में, ठीक, औद्योगिक आधार बना रहे थे, जिससे उनका देश जो है क्या कर सके? उन्नत कर सके, प्रगति कर सके। इसीलिए उन्होंने भारत को एक केवल कच्चा माल प्रदाता यानी कच्चा माल तैयार करने वाला देश ही बनाकर रखना चाहा था अंग्रेज़ों ने। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदाता के रूप में ही रखना चाहते थे अंग्रेज, और कोई उद्देश्य नहीं था। और उसी कच्चे माल को ये ले जाना चाहते थे कहाँ? इंग्लैंड, और वहाँ तैयार माल करना चाहते थे। ठीक है, अर्थात ब्रिटिश हुकूमत भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में ही देखती थी। यानी जो अंग्रेजी सरकार थी वह भारत को एक कच्चे माल के निर्यातक के रूप में ही देखती थी। अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो है कपास का उत्पादन हुआ, कच्चा माल है, और लेके चले गए कहाँ? इंग्लैंड। नील की खेती यहाँ पर हुई और लेके चले गए इंग्लैंड। यानी यहाँ पर उसके द्वारा बनाए गए किसी प्रोडक्ट को वो भारत में रखते ही नहीं थे, यानी भारत में प्रोडक्ट ही नहीं बनाते थे। और भारत में जो कपड़ा उद्योग था, प्राचीन चल रहा था, प्राचीन समय से ही, वो सारे के सारे जो है बंद पड़ गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने से पहले भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने से पहले भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यानी जब अंग्रेजी की सत्ता स्थापित हो गई भारत में, तो उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी। ठीक है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र होने के बाद भी जो जन सामान्य की आजीविका का साधन था और सरकार के लिए मुख्य स्रोत था आय का, वह कृषि था। ठीक है, भले ही अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, लेकिन लोग खुशहाल जीवन जीते थे, प्रसन्न रहते थे। और जो यहाँ पे सरकारें रही हैं, अर्थात जो भी शासक रहे हैं, वह भी कृषि पर कर लगाकर ही अपने आय को निश्चित करते थे। ठीक, और कृषि के साथ साथ, यानी कृषि ही मुख्य स्रोत था, लेकिन कृषि के साथ साथ जो अन्य आर्थिक गतिविधियां होती हैं वह भी हो रही थी। जैसे हमने बताया, सूती वस्त्र निर्माण, रेशमी वस्त्र निर्माण, धातु आधारित उद्योग, बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी। ठीक है, और शिल्प कलाओं से उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। यानी भारत में कृषि के अलावा, ठीक है, सूती वस्त्र निर्मित हो रहे थे, रेशमी वस्त्र बनाए जा रहे थे। ठीक है, रेशमी वस्त्र बनाए जा रहे थे, धातु आधारित उद्योग बनाए जा रहे थे, जैसे सोने चांदी के गहने वगैरह, जेवरात वगैरह, और लोहे से संबंधित वस्तुएं भी बनाई जा रही थी, तांबे, पीतल, इन सब से वस्तुएं भी बनाई जा रही थी। बहुमूल्य मणि रत्न, जैसे जो है मोतियों की खान कही जाती है, हीरे की खान कही जाती है कृष्णा नदी। ठीक है, तो वहाँ से हीरे जैसे पत्थर मिलते थे, मतलब हीरे वाले पत्थर मिलते थे, और उनसे रत्न बनाए जाते थे। और फिर अन्य चीज़ें हैं जो शिल्प कलाओं, जैसे पत्थरों से ही अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ की जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। तो इन सब के रूप में भारत पूरी तरह से पूरे विश्व में छा चुका था, मतलब इसकी एक अलग ही पहचान थी उस समय। ठीक है, और इन सबको तोड़ने का काम अंग्रेज़ों ने किया था, और भारत में बनी इन चीज़ों का विश्व बाज़ारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तरीय कला की बड़ी कद्र थी। यानी उस समय एक ब्रांड बन गया था भारत, कि भारत में अगर कोई वस्तु बनी है, ठीक है, तो वह अच्छी सामग्री से बनी होगी, और इसकी जो कला है, यानी जो निर्मित किया गया है, ठीक है, वह एकदम उत्कृष्ट। ये नहीं था कि चाइना की तरह, जो है चाइना की वस्तुओं की तरह थोड़े समय तक ही चलता, उसके बाद वो नष्ट हो जाता, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, भारत में बनी वस्तुओं की जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ही अच्छे दृष्टि से देखा जाता था, भारत में बनी वस्तुओं को। चलिए आगे देखते हैं, अगला है
अंग्रेजी शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण थी, ठीक, और देश की 90% जनसंख्या गांव में निवास करती थी। तो जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति थी, यानी मुख्य अर्थव्यवस्था ग्रामीण पर ही निर्भर थी और 90% जनसंख्या गांव में निवास करने वाली थी, ठीक है। गांव में रहती थी, गांव में लोग खुशहाल थे, खेती करते थे, अपना खाते थे, मस्ती से रहते थे और राजाओं को थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया करते थे, ठीक है। गांव में दस्तकारी एवं कृषि कार्यों की प्रमुखता थी और गांव में जो है दस्तकारी और कृषि कार्य की प्रमुखता थी और गांव जो है आत्मनिर्भर होते थे। दस्तकारी और कृषि कार्यों की प्रमुखता थी, यानी कृषि से संबंधित कार्य होते थे और कृषि से संबंधित जो है एक और व्यवस्था थी जिसे दस्तकारी कहा गया है, दस्तकारी व्यवस्था थी। और इस तरह से गांव पूरी तरह से आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर थे, ठीक। गांव में व्यवसाय वंशानुगत थे। वंशानुगत का मतलब है कि जो गांव में पिता करता है वही पुत्र करेगा, वही आगे चलने वाली उसकी संतान करेगी, फिर संतान करेगी, तो इसी को वंशानुगत। जैसे पिता की खेती करता था तो उसका पुत्र भी खेती कर रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है उसका पुत्र भी खेती कर रहा है, ऐसे वंशावली चली आ रही थी। और व्यवसायी वर्ग में अगर पिता व्यवसाय कर रहा है तो उसका पुत्र व्यवसाय करता था, ठीक है। तो गांव में जो भी व्यवसाय होते थे, व्यापार होते थे या कृषि होती थी, वह वंशानुगत थे और प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था, ठीक है, जैसा कि आप पहले जानते हैं। तो उद्योग क्षेत्र में यह भी उन्नत था, यानी कृषि भी उन्नत अवस्था में थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। यानी आप समझ सकते हैं पूरे भारत को खिलाने के लिए अन्न उपज हो रहा था और साथ साथ निर्यात भी किया, मतलब दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता था, ठीक है। अपने खाने से बचने के बाद यानी सरप्लस होने के बाद दूसरे देशों को भी बेचा जाता था या भेजा जाता था, ठीक। और नगर जो शहर थे वो प्रशासनिक इकाई तथा वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में स्थापित थे। यानी वाणिज्यिक केंद्र का मतलब हो गया कि अगर कोई वस्तु का आयात निर्यात करना है या किसी वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, मंगाना है और बेचना है, तो वह नगरों से होकर जाता था, यानी शहरों से होकर जाता था और प्रशासनिक इकाई के रूप में वो स्थापित होते थे। अर्थात राजा किसी सामंत को वहाँ नियुक्त कर देता था या किसी सरदार को, या जो है किसी, समझ लो किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को रख देता था जो जनता के बीच में लोकप्रिय होता था, ठीक है, लोकप्रिय। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। भारत के रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। भारत के जो रेशमी वस्त्र होते थे और सूती वस्त्र होते थे वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और इसकी क्वालिटी जो है सबसे उत्तम मानी जाती थी। और फिर यहाँ का संगमरमर कार्य, ठीक है, यहाँ का संगमरमर कार्य, ये शिल्प से संबंधित, लकड़ी पर नक्काशी यानी लकड़ी पर जो है कलाकृतियाँ उकेरना, सोने व चांदी के आभूषण तथा पत्थर पर तराशी का कार्य या तराशी कार्य बहुत उत्तम किस्म के था। यह भी पूछा गया है, हालांकि बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों से पहले, यानी अंग्रेज़ों के भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने से पहले एकदम कृषि के अलावा जो भी अर्थव्यवस्था में सहायक होने लायक व्यवसाय थे वह बहुत ही उत्तम कोटि के थे, ठीक है, उत्तम कोटि के, बहुत अच्छे थे। चाहे वो रेशमी व सूती वस्त्र निर्माण हो या फिर संगमरमर से संबंधित कार्य हो, संगमरमर की मूर्तियाँ बनाना, ठीक है, या भवन निर्माण करना, लकड़ी पर नक्काशी करना, मूर्तियाँ बनाना या अन्य प्रकार के डिजाइंस को क्रिएट करना, सोने व चांदी के आभूषण बनाना, पत्थर पर तराशी के कार्य यानी पत्थर की मूर्तियाँ वगैरह बनाना, ये सब बहुत उत्तम किस्म के थे। और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में नील, मसाले व अफीम जैसी कृषिगत वस्तुएं भी शामिल थी। यानी नील, मसाले व अफीम का निर्यात भी होता था, प्राचीन समय से ही निर्यात होता था, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दियों के तक इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत रूप में विद्यमान रही, ठीक है। और कब तक ये चली आई, प्राचीन समय से ही आती रही और 17वीं व 18वीं शताब्दी तक
ठीक, 17वीं और 18वीं। तो अंग्रेज कब आए थे? तो 17वीं शताब्दी में आए थे, और प्रभाव डालना उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत से ही शुरू कर दिया था, और 18वीं शताब्दी में तो उनका प्रत्यक्ष शासन हो गया था। ठीक है, तो अपने परंपरागत रूप में ही विद्यमान में रही। इसका मतलब है कि जैसे पहले चली आ रही थी, उसी तरह से 17वीं 18वीं शताब्दी तक भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपने पूर्व रूप में ही चली आ रही थी। ठीक है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, ठीक है, विभाजित किया गया है। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विभाजन किया गया है। तो जो है 7 आधार बताए गए हैं, और 7 आधारों पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो स्वतंत्रता के पहले, एक तो निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, अंग्रेजों के कारण ये सब हो रहा है। कृषि क्षेत्र की एकदम दयनीय स्थिति थी, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति एकदम बंद होने की कगार पे थे, बंद भी हो गए थे। विदेशी व्यापार केवल निर्यातक के रूप में था, आयात जो भी वस्तुएं होती थी वो केवल इंग्लैंड से होती थी। जनांकीय परिस्थितियां हैं, यानी जो जनसंख्या थी वह एकदम समझ लीजिए कि पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो गया था कि कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी, साक्षरता कम थी, और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। ठीक, तो जनांकीय परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा थी, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। ठीक, जीवन प्रत्याशा जो है 30-32 वर्ष ही थी, क्योंकि ये क्या कहते हैं, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आई बात समझ में? फिर उसके बाद व्यावसायिक संरचना भी जो है समझिए एकदम से रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत ही कम था। यानी व्यावसायिक संरचना इतनी कमज़ोर कर दी थी अंग्रेज़ों ने कि जो जनसंख्या थी ना, 10 से 15% को ही रोजगार मिल पाता था, बाकी पूरी तरह से कमज़ोर थी। और आधारिक संरचना, हाँ, यहाँ पर विकास किया था अंग्रेज़ों ने। रेलों का निर्माण कराया, पत्तन यानी बंदरगाहों का निर्माण कराया, जल परिवहन विकसित किए गए, डाक व तार आदि बनाए गए। तो ये सब क्यों बनाए गए थे? ये सब बनाए गए थे भारत को दोहन करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने विकास किया था, अपने फ़ायदे के लिए विकास किया था। बाकी हर क्षेत्र में जो है वह 10 नहीं हो पाए, 9 ही रहे या 8 ही तक पहुँचे, 8 पॉइंट तक ही पहुँचे। आई बात समझ में? तो ये जो विभाजन है ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पेट में तो नहीं, लेकिन अन्य परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। तो जो पहला पॉइंट है उसके अंतर्गत एक एक करके हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो आज हम लोग पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, जो निम्न स्तरीय आर्थिक विकास है वो क्या था। तो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीति का लक्ष्य इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करना था। तो जो भारत में औपनिवेशिक शासन चल रहा था उसका एक ही मात्र लक्ष्य था कि भारत से जो कच्चा माल है वह कहाँ ले जाया जाए? इंग्लैंड ले जाया जाए। और इंग्लैंड में जो औद्योगिक विकास हो रहा है उसके लिए माल पहुंचाया जाए, माल की पूर्ति की जाए, जिससे वो औद्योगिक क्षेत्र में विकास करे, उन्नत करे, तथा वहाँ के तैयार माल का आयातक देश के रूप में स्थापित करना था। और वहाँ पर जो भी माल बने, जो भी वस्तु बने, जो भी नई प्रोडक्ट बने, उसको भारत में लाया जाए और भारत में बेचा जाए। तो एक तरह से कच्चा माल भी जा रहा है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरह से वहाँ पर तैयार माल को, यानी इंग्लैंड में तैयार माल को भारत में लाकर बेचा जा रहा है, तो भारत से पैसा लिया जा रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक शासन पद्धति में एक योजना अपनाई थी। योजनाबद्ध तरीके से वो काम कर रहे थे। इन शासकों द्वारा कभी भारत के प्रति राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का ना तो कोई ईमानदारी दिखाई गई और ना ही कोई प्रयास किया गया। यानी अंग्रेज़ों ने भारत को एक दोहन देश के रूप में या दोहित राज्य के रूप में ही देखा। ठीक है, किसी भी जो है भारत के प्रति किसी भी प्रकार के नीति या भारत के प्रति किसी भी प्रकार की ईमानदारी या भारत के प्रति राष्ट्रीयता की भावना किसी भी अंग्रेज के मन में रही ही नहीं उस समय। ठीक है, तो भारत को उन्होंने एक प्रकार से केवल दोहन वाली वस्तु ही समझी और दोहन करने का ही काम किया। तो इसलिए तो दादा भाई नौरोजी ने जो है अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों पर कटाक्ष करते हुए
पुस्तक लिखी थी, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कुछ लोगों ने क्षेत्रीय स्तर पर आकलन किया जिनमें दादा भाई नौरोजी, अब नाम भी आ गया, यानी कुछ लोग थे जो भारत में क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, अर्थव्यवस्था को देखते हुए आकलन कर रहे थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी थे, प्रमुख थे ये। विलियम डिग्बी थे, अंग्रेज़ था। फिंडले सिराज, यह भी जो है विदेशी ही था। डॉक्टर BKRB राव, RC देसाई और रानाडे, ठीक है, महागोविंद रानाडे नाम है, ये सब प्रमुख थे। ठीक, तो किसने क्या कहा है, यहीं से आपको पॉइंट जो है निश्चित रूप से नोट करने चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था कि जो भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वह कितनी है, लगभग 20 रुपये है। सोचो, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये, यानी औसतन 20 रुपया ही कमा रहा था उस समय भारत का एक व्यक्ति। ठीक है, पूरे वर्ष। तो ये किसने कहा, तो दादा भाई नौरोजी ने। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है और IAS में पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, फिर उसके बाद 1901 में लॉर्ड कर्जन ने 30 रुपये वर्ष प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। लॉर्ड कर्जन ने कब लगाया था, 1901 ईस्वी में। ठीक है, ये एक बार जो है बहुत पहले 1996-97 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 1996-97 के शायद PCS में पूछा गया था या IAS में पूछा गया था, मैं देख रहा था तो उसमें आया था। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में 30 रुपये वर्ष प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। ठीक, फिर उसके बाद अगला है वर्ष 1931-32 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1931-32 ईस्वी में डॉक्टर VKRB राव ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 62 रुपया प्रति वर्ष लगाया है। प्रति व्यक्ति हो गया है, यानी 62 रुपया वर्ष लगाया था। औसत आय कितना लगाया डॉक्टर VKRB राव ने, ठीक है, तो 62 रुपया लगाया इन्होंने। 30 रुपया लॉर्ड कर्जन ने लगाया था और जो है 20 रुपये किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था और ये दिया था 1819 ईस्वी में। प्रस्ताव दिया था 1819 ईस्वी में और इसने ही 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था भारत में लागू की थी। तो जहाँ पर लागू की थी वो क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के कुछ ही क्षेत्रों में पंजाब था, ठीक है, और सिंध प्रांत था। तो महालवाड़ी व्यवस्था, महाल जो शब्द है वह ग्राम समुदाय को महाल कहा जाता था। ठीक है, यानी किसी भूमि पर जो अधिकार होगा एक ग्राम समुदाय का ही होगा और इसी को महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, तो जब 1822 में लगाया गया तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब तथा सिंध के कुछ हिस्सों में लगाया गया और कुछ हिस्सों में क्या, लगभग यहाँ की 30% भूमियों पर लगाया गया था। ठीक, तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे। और 1965 से 72, सॉरी 1900 नहीं, 1765 से 72 तक है। तो 1765 से 72 तक के काल को बंगाल में डाकू राज्य की उपमा दी जाती है। यानी इस समय, ठीक है, 65 से 72, 1765 से 72 तक बंगाल में जो कुछ भी हुआ था, ठीक है, उसमें पूरी तरह से लूट मची हुई थी और अंग्रेज़ों ने लूट मचा रखा था। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा गया, इस शासनकाल को या इसके समय को क्या कहा गया, डाकू राज्य। डाकू राज्य की उपमा दी जाती है, डाकू राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो डाकू राज्य कहाँ कहा गया, तो बंगाल में कहा गया। किस समय को कहा गया, तो 1765 से 72 तक के समय को कहा गया डाकू राज्य। फिर जॉन सुल्विन, एक अंग्रेज़ था, जॉन सुल्विन अंग्रेज़ अधिकारी था और इसने क्या कहा था, जॉन सुल्विन ने, ठीक है, जॉन सुल्विन ने कहा था कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को सोख लेती है तथा टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। ठीक है, तो ये एक इनके दोहन का माध्यम था कि यहाँ पर जो भी अच्छी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसको ये ले जाते थे और अपने देश में, ठीक है, कच्चे माल से तैयार माल के रूप में उत्पादन करते थे और लाकर फिर से भारत में बेचते थे।
तो ये जॉन सुल्विन ने कहा है, और ये कई बार पूछा गया है किसने कहा था कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु के रूप में, ठीक है, जो गंगा के किनारे प्रत्येक अच्छी वस्तु को सोख लेती है और फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। तो जॉन सुल्विन ने कहा था। तो ये 4-5 पॉइंट जो हमने अभी लास्ट में बताए हैं, डिस्कस किए हैं, ये पूरी तरह से आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। और जो है बहुत लंबी अगर क्लास हो जाएगी तो बोरिंग भी लगता है, कुछ लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो इसी वजह से आज बस इतना ही। और आप निश्चित रूप से पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई हो तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और ज़रूर दें। और अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।